एंड वेलकम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लाती हूं ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे की। वैसे आज मैं एक ऐसे गोल के बारे में बात करने वाली हूं जिसके लिए दुनिया में अभी तक कोई लोन नहीं बना है। जी हाँ, लोन, यानी इस गोल के लिए आप किसी से कर्ज नहीं ले सकते हैं। आप गेस कर सकते हैं क्या? चेक कीजिए कौन कौन से लोन आपको मिलते हैं। होम लोन मिल जाता है, कार के लिए लोन मिल जाता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको लोन मिल जाता है, फिर पर्सनल लोन है हर मर्ज की दवा, किसी भी काम को पूरा करना हो, घूमना हो, फ़ोन खरीदना हो, आपको पर्सनल लोन आराम से मिल जाता है। लेकिन जिस गोल की मैं बात कर रही हूँ उसके लिए अभी कोई लोन मार्केट में है ही नहीं, और ये ऐसा गोल है जो हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। मैं बात कर रही हूँ रिटायरमेंट के गोल की। रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है, वो ये तय करता है कि आप जो हैं आगे की ज़िंदगी कैसे बिताने वाले हैं। जब आपकी जो एक कांस्टेंट इनकम है, सैलरी है, कमाई है, वो रुक जाएगी तो आप कैसे जीवन बिताएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा। यानी आप टोटली डिपेंडेंट इस बात पर रहेंगे कि आज आप कैसे बचाएंगे, उसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे ताकि आपका कल और बेहतर हो। तो आप समझ गए, आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करने वाले हैं और मेरे साथ इस बातचीत में जुड़ रहे इन्वेस्टमेंट की दुनिया का जाना माना नाम डॉक्टर के.एस. राव। नमस्ते सर, बहुत स्वागत है आपका। तो राव सर से मैं बात करूं उससे पहले इनका एक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी। मैं इनको बहुत सालों से जानती हूँ, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के ये सबसे अनुभवी और सम्मानित प्रोफेशनल्स में से एक हैं। 16 साल इन्होंने आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में बिताए, उससे पहले 16 साल इन्होंने यूटीआई म्यूचुअल फंड में बिताए हैं, और लंबे समय तक एम्फे की जो फाइनेंशियल लिटरेसी कमेटी का हिस्सा रहे हैं। म्यूचुअल फंड सही है जैसी पहल को रियलिटी में बदला है। सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर ऑन मनी 9। वेलकम टू मनी 9। इंट्रोडक्शन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और IIM कोलकाता के एलुमनाई हैं, और अब मैं इनको इसलिए अपने शो में लेकर आई हूँ क्योंकि इन्होंने एक बहुत शानदार किताब लिखी है, द रिटायरमेंट प्लानिंग मैनिफेस्टो। और राव साहब से बेहतर और कौन हमें ये समझा सकता है कि आपको कैसे करनी है रिटायरमेंट प्लानिंग। राव सर, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू सो मच प्रियंका। इट्स थैंक्स फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। शायद मैं कुछ जस्टिफाई कर सकता हूँ। जैसे अंग्रेजी में तो मैं बोल सकता हूँ, बट हिंदी में शायद मैं थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है अभी। एंड मे बी लाइक पुट इट इन ए वे। आई हैव टू रिटायर फ्रॉम माय इंग्लिश एंड गेट बैक टू माय हिंदी। शायद हिंदी में शुरुआत कर, मेरा जीवन हिंदी में शुरुआत सर, पर करूंगा। आपने इतने सारे इन्वेस्टर्स के साथ काम किया और मैंने आपको खुद सुना है, बहुत अच्छी हिंदी आप बोलते हैं। इतनी हिंदी बोल लेते हैं कि हम समझ सके आपकी बात, क्योंकि यहाँ भाषा नहीं मायने रखती है, मायने ये रखती है हम जिस पर बात करने आए हैं। तो सबसे पहले सर, शानदार पारी रही आपकी, और आप अपने कार्यकाल के दौरान भी इन्वेस्टर एजुकेशन पर टिके रहे। तो आपने अपना रिटायरमेंट, क्योंकि आपने रिटायरमेंट पर किताब निकाली है, मैनिफेस्टो, रिटायरमेंट प्लानिंग मैनिफेस्टो, आपने अपना रिटायरमेंट कब से प्लान किया सर? क्योंकि जैसे आप नौकरी में आए तब से कि आपने सोचना शुरू कर दिया, थोड़ा रुके, कैसे प्लान किया आपने अपना रिटायरमेंट? शायद यहाँ अगेन आई गो विद डिस्क्लेमर के साथ शुरू करता हूँ। मेरा हिंदी का भाषा में कुछ दोष हो सकता है, मेरे भाव में बिल्कुल दोष नहीं होता है। आई मीन लाइक देन कमिंग बैक, जो मेरा रिटायरमेंट के बारे में शायद मैं प्लान उतना नहीं कर पाया हूँ। जैसे आप मैं वो आम आदमी लोग में हूँ जो 80 या 90% तो ठीक से प्लान नहीं कर पाएंगे। उन सोचते हैं प्लान करेंगे, बट प्लान तो ठीक से नहीं होगा। क्यों लेकिन मेरे पास एक एडवाइजर भी था और काम भी चल रहा था। बट व्हेन यू आर सो बिजी विथ योर वर्क, शायद यू मे नॉट बी फोकसिंग ऑन व्हाट यू इंटेंड टू रिटायर। मेरा रिटायरमेंट प्लानिंग शायद 10-20 साल से प्लानिंग के बारे में सोच रहा था। सच प्लानिंग तो हुआ है जो रिटायरमेंट होने के बाद हुआ है। आई मीन जो रिटायरमेंट प्लानिंग जो मेरा पुस्तक है, विच इज अ मैनिफेस्टो। दिस मैनिफेस्टो इज एन आउटकम हैविंग नॉट प्लान माई सेल्फ। जैसे मैं जनवरी 2025 में मेरा रिटायरमेंट हुआ था, और फरवरी 15 के करीब मेरा अकाउंट्स को देख रहा था मैं मेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ है, और बिल्कुल मेरा कितना कॉर्पस अभी तक बन चुका है। शायद कॉर्पस तो बन चुका है, बट जो कॉर्पस इन्वेस्ट नहीं हुआ है, जो कॉर्पस वेरिएबल पे के मुताबिक हमें म्यूचुअल फंड्स में मिलते थे हर साल, वो शायद आधा से ज्यादा कॉर्पस वो लिक्विड फंड में रह गया था। और एसएबी के माध्यम से म्यूचुअल फंड एम्प्लॉइज को एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आपका 20% तनख्वाह
वो स्किन इन द गेम में होता है। वो तनख्वाह आप 3 साल के बाद ले सकते हो। देन मुझे लग रहा था कि मुझे आने वाले चेक कहाँ से आने वाला है। मैं इसके लिए एक एक चेकलिस्ट बनाया था। जो चेकलिस्ट बना, करीब ये 16 पॉइंट का चेकलिस्ट, मैं तुरंत ये करना है, इसका डिस्पोज करना है, ये लिक्विड करना है, देन ये 5 साल के लिए प्लान करना है, ये 10 साल के लिए प्लान करना है। शायद मेरा प्लानिंग शुरुआत हुआ मेरा रिटायरमेंट के बाद, बट आई एम ब्लेस्ड दैट मेरा एसआईपी के पैसे और बाकी पैसे जमा हुआ था। फिर भी मैं ये कहता हूँ मेरा प्लान उतना ठीक नहीं रह पाया था। दैट्स क्वाइट फ्रैंक सर, कि आप खुद कह रहे हैं मैं उन 80 to 90% ऑफ इंडियंस में हूँ जिन्होंने शायद प्री प्लानिंग नहीं की। और ये प्री प्लानिंग नहीं करना, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है, राइट? हम सोचते ही नहीं हैं। आपने क्या महसूस किया है? क्योंकि आपने जितने इन्वेस्टर्स से इंटरेक्ट किया होगा और आपने खुद का एग्जाम्पल दिया है, हमको लगता है हो जाएगा, काम चल जाएगा, क्या प्लान करना, राइट? जैसे हम लोग जो फाइनेंस में रहते हैं ना, हम सोचते हैं अपना फाइनेंस ठीक से रहेगा। लाइक जो डॉक्टर होता है, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक से होता है। कभी कभी वो स्वास्थ्य के लिए सलाह दे सकते हैं, फाइनेंस के लिए सलाह दे सकते हैं, अपना खुद का पोस्टपोन करते हैं। जैसे आप उसके पहले बताए थे, जो जो गोल है उसके लिए आपको लोन नहीं मिलता है। ये गोल हम यूं, और एक गोल काफी लंबा वाला गोल है, शायद पोस्टपोन करने में काफी आसान होता है। मेरा चाइल्ड एजुकेशन प्रेसिंग नीड होता है, आपका घर बनाना प्रेसिंग नीड होता है, और आपका गाड़ी खरीदना, लेकिन वो आपके नीड होता है और आपके लिए लोन भी मिलता है। ये हम सोचते हैं 10 साल, 15 साल, 30 साल के बाद होने वाला है। और जैसे मेरे जैसे लोग जो 90 में करियर शुरू किया है, उनके लिए तो काफी कुछ गारंटीड था नहीं, और पेंशन वाज गारंटीड, एंड व्हेन व्हेन आई वाज वर्किंग विथ यूटीआई, वो पेंशनेबल जॉब था। जब मैं आदित्य बिरला में आ चुका है, देन मैं पेंशनेबल जॉब से टेंशनेबल जॉब को आ चुका हूँ। देन you are not having a pension, then you have only tension. And most of us, we postpone that planning. यस, इट्स एन इम्पॉर्टेंट गोल, लेकिन अर्जेंट गोल नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और ये अर्जेंट नहीं है, इसलिए हमें लगता है बहुत आसान है, इसे पुश कर दो, और ये बड़ी गलती हम करते हैं। तो आप कब ट्रूली आप रिटायरमेंट रेडी आपको होना चाहिए? किस एज से आपको शुरू करना चाहिए, और कैसे मैं अपने आप को रिटायरमेंट रेडी बनाऊं, वो बड़ा सवाल है राव सर। या बिल्कुल। लेकिन यहाँ, आई मीन मुझे, मैं एक 39 यूनिवर्सिटीज में मैं एक प्रोग्राम कर रहा था। एक वर्कशॉप होता था, इसका नाम था माई फर्स्ट पे चेक। वहां मैं बच्चों को, या आई मीन स्टूडेंट्स को ये समझाता था कि अब जो पहले चेक आता है उस दिन से आपके रिटायरमेंट की भी तैयारी करो। आई मीन आप ये तय करना है, पहले चेक से शुरुआत करना है। शायद मैं उतना नहीं कर पाया, बट ऑटोमेटिकली जो प्रोविडेंट फंड होता है, वो ऑटो सेविंग्स कुछ होता है, हो गया है बाय डिफॉल्ट। बट आजकल ने वी नीड टू प्रिपेयर। आजकल रिटायरमेंट कैसे नहीं है, एक एज का नहीं होता है रिटायरमेंट। कभी कभी यू मे हैव एन इंटरमिटेंट रिटायरमेंट, यू चेंज द जॉब, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। शायद यू कैन स्टार्ट टू अर्ली, बट दैट इज अ टू अर्ली टू से। पीपल नॉर्मली, एक सर्वे एक इंश्योरेंस कंपनी किया था भारत में, वहाँ ये बताया गया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटायरमेंट प्लानिंग विल स्टार्ट ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द, between 30 to 40 once you got a family. But the right way to plan is, maybe 30 to 40 is not a bad thing, but most of the people will start after 50, they think they retiredness. But मैं इसके लिए एक छोटा सा फ्रेमवर्क के बारे में पुस्तक में लिखा था, जो आपको रिटायरमेंट रेडीनेस होने के लिए तुरंत शुरू करो। बट तुरंत शुरू करने से अगर से नहीं हो पाए, एक 3F की फॉर्मूलास के साथ मुताबिक किया था। लाइक मोस्ट ऑफ इट इज, आई पुट इट एज ए फ्रेमवर्क्स। जो पहले फ्रेमवर्क था आपका फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस, जो अब 60 साल के पास रिटायर होने वाले हैं, वो 50 साल के बाद। और आप पिछले एक पॉडकास्ट में आप बात कर रहे थे कि FIRE के बारे में, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली। तो इसके लिए आपकी फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस क्या होना है? ये शो हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पैसे, हम ये सोचना है पैसे कितने टाइम चलेगा, जो पैसे मेरे पास बचा है। ओके, सो फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस इज इम्पॉर्टेंट। आपने कहा कि एक फॉर्मूला आपने अपने किताब में लिखा है, तो मैं समझना चाहूंगी वो फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है 3F फॉर्मूला। मैं कहता हूँ आपके फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस होना है, जितना पैसे है आपके लिए, जितना समय आप जीना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा 60 साल में रिटायरमेंट हुआ है। अगर से मेरा एज, इफ आई एम लुकिंग एट माई अपर एज इज 85 years, इफ आई एम लिविंग 85 साल, then मेरा spouse may be younger to me and she is living little longer. Am I prepared for that financial preparedness? पैसे कितना टाइम तक चलेगा? Whether do I live beyond my money or my money lives beyond me? इसके फॉर्मूला का फर्स्ट F है। दूसरा फॉर्मूला है, not just पैसा but something else. Then you need to look at your family alignment.
वेदर योर फैमिली इज अलाइंड, वेदर घर वाले के एक्सपेक्टेशन आपके सिंक में है, और इट्स ए कंबाइंड प्लान। अगर से आप प्लान किए, फैमिली वाले प्लान नहीं किए, देन यू आर इन टू एमएस। और तीसरा उसके बारे में लिखा था मैं, थर्ड एफ, विच इज कॉल्ड फुलफिलमेंट। रिटायरमेंट के बाद आपके लाइफ को जो जैसे जीना है, इनफैक्ट लोग कहते हैं लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर रिटायरमेंट, मीन टिल द रिटायरमेंट यू आर विद द वर्क, एंड पोस्ट रिटायरमेंट यू आर विथ योर लाइफ। एंड जैसे मैं वहाँ एक कैप्शन लिखा था, रिटायरमेंट इज नॉट ए डेट बट इट इज ए डिजाइन। अगर आप इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली रेडी हो, आप रिटायरमेंट के लिए रेडी हो। ओके, सो फिनेंशियली, इमोशनली दोनों की तैयारी ज़रूरी है, और सिर्फ पैसा जमा करना नहीं, ये पैसा कितने समय आपके काम आएगा उसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये अगर कोई प्लान डिवाइस कर रहा है, तो आपने अपनी किताब में हमें क्या आप बता रहे हो कि इसको कैसे करना होगा? अगर मैं पूछूं कि चेकलिस्ट क्या देंगे राव सर आप रिटायरमेंट रेडी होने की, तो उस चेकलिस्ट में आप क्या क्या शामिल करेंगे? ऑब्वियसली कुछ बातें आपने टच की कि आपको अपने फैमिली से भी बात करनी होगी, कि भाई उनका मेंटल वेवलेंथ और आपका मेंटल वेवलेंथ, आप किस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ऑल दैट विल मैटर। बट मैं कहूँ कि राव साहब, मैं अब जो हो तैयारी करना चाहती हूँ, मुझे एक चेकलिस्ट दीजिए कि मुझे वहाँ पे ये टिक करना है, कि मुझे ये करना है। That's a fantastic question. It's very interestingly put. But इसको हम, I mean, any plan, whether it's the retirement or any goal, मैं ये कहता हूँ कॉम्प्लिकेट मत करो, काफी सिंपल करो। जो सिंपल करना मीन काफी सरल करना काफी मुश्किल है, बट सरल रखना काफी अच्छा है आपके लिए। इस सरल के लिए मैं वहाँ भी एक फ्रेमवर्क के बारे में कह रहा था कि जब पैसे की बात होती है रिटायरमेंट प्लानिंग में, मेरा फ्रेमवर्क था एक RAFT, यू हैव टू राफ्ट दैट। इसको मैं कह रहा था कि एक राफ्ट टेस्ट। मैंने क्या होता है, आपके लिए रेगुलर इनकम के लिए प्लान करना पड़ेगा। जो आपकी तनख्वाह मिल रहा था, सैलरी, उसका रिप्लेसमेंट आपको कितना पैसे चाहिए, वो रेगुलर इनकम हर महीने मिलने वाला है। द फर्स्ट चेकलिस्ट। सेकेंड चेकलिस्ट होना है, अगर से आप 88 साल का जीवन है, वो 25 साल या 20 साल जो भी समय का आपका एडिक्वेट कार्पस है क्या। एंड वो कार्पस ऐसे ही करना है, वो ग्रोइंग कार्पस करना है, उसके बारे में आगे हम बात कर लेंगे। जो कार्पस आप बना रहे हो, वो लेकिन वो एक गोल्डन एज का नेस्ट कहता है, योर नेस्ट एग, वो नेस्ट एग शुड बी लास्टिंग फॉर नेक्स्ट 20 या 25 साल। और तीसरा RAFT में आर है रेगुलर इनकम, ए है एडिक्वेट कार्पस, और एफ है फ्लेक्सिबिलिटी। आप ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सोचना है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड शॉक्स होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बजट नहीं करते हैं, आई मीन एक्सपेक्टेड होता है कुछ, कुछ एक्सेल शीट के साथ कर सकते हैं हम, जो इन्फ्लेशन क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है। बट ऐसी शॉक्स हो सकता है, वो मार्केट की भी शॉक हो, खुद का कुछ फैमिली का अनएक्सपेक्टेड हो, और कुछ हो सकता है। इसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक चेकलिस्ट में रखना पड़ता है, कितना कारपस रखेंगे। इवन अपना जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है, कभी कभी हेल्थ इंश्योरेंस काफी बस नहीं होता है, क्या मैं हेल्थ के लिए भी कुछ कार्पस अलग रखूं। और लाइक यू हैव सम पैशन टू लिव, और यू कैन कीप दैट फ्लेक्सिबिलिटी। एंड लास्ट है टी, आपका टाइम हॉरिजन, जो 30 साल, 35 साल, 40 साल, जितने साल के लिए आपका रिटायरमेंट कार्पस का एक नॉर्मल रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए, आप उसका एक चेकलिस्ट बनाना है। जैसे एक ही फंडामेंटल स्टोरी होता है इसके पीछे, इफ योर मनी कैन वर्क लॉन्गर देन यू कैन एंड यू आर रिटायरमेंट रेडी। जैसे आपके पैसे आपके बाद भी जीना चाहिए, और लेकिन your money is living beyond your age of retirement, so that you are creating a legacy and you are passing on to the next generation. राव साहब, बहुत सारे ना फॉर्मूलाज और थंब रूल हैं। आपने फायर नंबर का, वो भी एक नंबर है कि भाई आपको इतना जो है 25 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। कोई कहता है कि भाई उसका 4% आपका विड्रॉल रेट है, आपने जो भी जमा पूंजी रखी है। और बहुत सारे थंब रूल हैं, हाउ टू रिटायर रिच। और आपका क्या थंब रूल है, और आप इन थंब रूल्स को कितना सही मानते हैं कि हम इनको फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में हमने यही बात किया कि ये थंब रूल सबके लिए एक नहीं रहेगा। राव सर के लिए वो थंब रूल अलग होगा, प्रियंका के लिए अलग होगा। हम दोनों, राव सर भी वही फॉलो करने लगे जो प्रियंका फॉलो कर रही है, तो ना उससे राव सर का फायदा होगा ना प्रियंका का। Yeah, बिल्कुल, that is the reason it's called thumb rule, right? Each of us have a different biometric. I mean, अपना आधार कार्ड यहाँ लेके तो डिफरेंट बायोमेट्रिक के साथ। एंड पर्सनल फाइनेंस में ये होता है
It's a personal finance is person before the finance, and each of us come with a different frameworks. For example, मेरा मुताबिक जो मेरा रिटायरमेंट में रखा था, मैंने 30x, I need to for not 25, 30. That gives me the safest bracket I was looking at. I mean, 4% withdrawal is globally it is proven, but 4% can you bring it down to 3%, because you can see for next 30 years lot of shocks. जो हमारे भारत की हम विकसित भारत की कहते हैं, when you are moving from the developing economy to developed economy, शायद interest rates may come down much more, and inflation may be maintained. Then how I need to look at, if it is a higher inflation and lower interest, then I am looking at 3%. And इसके लिए भी मैंने छोटा सा framework भी रखा था, like and my whole corpus I put it in a bucket, 3 bucket methodology. A simple 3 bucket methodology होता है, like first, आई मीन फर्स्ट 3 इयर्स के लिए मेरे लिए काफी स्टेबिलिटी की जरूरत है, और मेरा मंथली इनकम की जरूरत होती है। और 3 to 10 इयर्स के कार पर स्टेबिलिटी के साथ साथ मुझे ग्रोथ भी चाहिए। देन मेरा पैसे जो बाफ या माफ, बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड्स जैसी, लाइक वेयर आई एम लिटिल मोर सिक्योर्ड, जो पैसे जो 10 इयर्स से ज्यादा चाहिए ना, 10 इयर्स से लाइक 10 to 25 इयर्स वाला मनी या 10 to 35 इयर्स वाला मनी, I put it into the equity so that I'll have a growing corpus. Probably this is a simple framework which I used it. Now, Rao sir, the biggest question कि where should I invest for my retirement? क्योंकि आप जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं ना, ये पैसा जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैसा होता है, और हमें ये नहीं पता है कि हमें कितने साल के लिए चाहिए। हम अज्यूम कर सकते हैं कि 60 के बाद मैं शायद 15 इयर्स जीऊँ या मैं 20 इयर्स जीऊँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम सबकी अब बढ़ रही है, तो मेरे पास वो उसका कोई एंड डेट नहीं है। अब मैं इसको कैसे इन्वेस्ट करूं? आप कह रहे हैं फ्रॉम योर फर्स्ट पे चेक, ओके, तो मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करूं? क्योंकि मेरे पास पहले तो बहुत कम ऑप्शन थे, अब तो एक हमारे पास एनपीएस का भी ऑप्शन है कि आप उसके ज़रिए इन्वेस्ट करें। फिर आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, म्यूचुअल फंड, उसका एक ऑप्शन है, उसके ज़रिए उसमें आपके पास सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड भी हैं, आउट एंड आउट इक्विटी फंड्स भी हैं, इक्विटी प्लस डेट वाले फंड्स भी हैं। तो अब मुझे लग रहा है आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। मुझे फर्स्ट स्टेप तो लेना है, शुरू करना है, बट आई एम स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। आपके मुताबिक कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिएगा कोई रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है? आजकल हमें वेरियस ऑप्शंस है, एंड विच पार्ट ऑफ द टाइम यू आर कमिंग एंड व्हाट स्टेज ऑफ योर लाइफ इनटू, यू कैन डिसाइड। जो पहली बार मैं कहता हूँ, मीन समबडी इज कमिंग एट 25 इयर्स टू और 50 इयर्स, यू हैव दैट एक्यूमुलेशन फेज की बात चलती है। आप जहां भी इन्वेस्ट करें, आपका कार्पस कितना हो, अकॉर्डिंगली आपके एसआईपी चलते रहा, और आपका एनपीएस हो सकता है। दिस इज वेयर accumulation phase. Then second phase होता है आपका transition phase, where you are slowly moving from assets, from risky assets to non risky assets. Then deaccumulation phase, where your retirement phase coming, जहां मैंने एक बात किया था, like it's a 3 bucket system. बट मेरे ख्याल से ये लगता है, जो रिटायरमेंट प्लानिंग ये ऐसी गोल इतना लंबा सफर है, इसके लिए आपके साथ एक फाइनेंशियल एडवाइजर होना काफी जरूरी है। एक एडवाइजर के साथ चलो, जो आपका निवेश भी ठीक से कर सकते हैं, आपके लिए एक साउंडिंग बोर्ड भी हो सकता है। और पैसे से ज्यादा इसके लिए भी मैं लेकिन मेरा पुस्तक में एक फ्रेमवर्क भी लिखा था, और साथ साथ मैं एक अलग चैप्टर था, वो चैप्टर में मैंने लिखा था हाउ यू कैन बिल्ड योर रिटायरमेंट फंड if you are in the age of 20 to 40, what you can do, 40 to 50, what you can do, 50 to 60, what you can do, if you are 60 and above, what you can do, how you can create your retirement fund. शायद in my opinion, I mean I am little biased, मेरे लिए म्यूचुअल फंड्स रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फ्रेंड्स है, लेकिन आपके लिए इतना आसान हो सकता है, आपकी पैसे बना सकते हो, पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और पैसे को सिक्योर भी कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स कैन गिव दैट कंफर्ट टू यू, जो एसआईपी के माध्यम में जब निवेश करते हो, एसडब्ल्यू के माध्यम से आप जब विड्रॉल कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स गिव्स दैट काइंड ऑफ ए कंफर्ट टू यू। शायद आई मे नॉट बी सजेस्टिंग which funds to you, which is not right and which is very different from each individuals, what kind of return you are looking at, then what kind of phases you look at, you just plan your money. This is a 3 bucket is good plan for the people who retired, and SIP is a good plan for the people who are above, who are planning for the retirement corpus. Chad, I can talk to you little later, or maybe I can put it in a way, if somebody is retiring, शायद I can give you lot of frameworks. मेरा एक आसान तरीका से एक एक्रोनिम के मुताबिक मैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स बनाता हूँ। ये फ्रेमवर्क्स के ना काफी लाइफ आसान होता है। इवन सम स्मॉल चेकलिस्ट इफ आई कैन कीप ऑन माय नोट्स पेज, माय लाइफ इज डन।
एंड रिटायरमेंट द इन्वेस्टमेंट एलोकेशन के लिए मेरा फ्रेमवर्क था, ए पीस इज माय फ्रेमवर्क सो दैट यू हैव ए रिटायरमेंट, PEACE। आई मीन पीस के माने, पी के माने होता है पर्पस, उसके लिए आपकी प्लानिंग, आपके लाइफ आफ्टर वर्क क्या करना चाहते हो, क्या पर्पस है, पर्पस मेक्स यू टू ग्रो, पर्पस मेक्स यू टू वर्क बेटर। और E, your expenses mapping, post retirement, what could be my major expenses I am looking at, how my monthly can run, what is an inflation I can look at, and what is the interest rate, ROI, multiple ROIs होता है, rate of return and rate of inflation and rate of interest, you can look at various ROIs, how you can look at and map your expenses। तीसरा चीज होता है APEACE में, A is your asset allocation and change your asset allocation, review your asset allocation month on month or depending on the time। C is your contingency fund. Before retirement, we call emergency fund. As during the retirement, you can keep for those contingency. And last but not the least, all that frameworks what you are creating, you make it execution simple. Probably that's where I said you need an advisor and you need to make that review as much as possible। And जैसे कहते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग एक मूवी स्क्रिप्ट के जैसे समझना है। अगर स्क्रिप्ट सॉलिड हो एंड क्लाइमैक्स हमेशा हैप्पी होता है, अगर से स्क्रिप्ट ठीक से नहीं होता है ना, देन यू विल हैव ए टर्बुलेंस, देन यू विल नॉट हैव अ बॉक्स ऑफिस हिट। ओके, सो स्क्रिप्ट अच्छी होगी, उसके लिए आप पीस का फॉर्मूला जो है और सर ने हमें बताया। सर आपने कहा कि 20 to 40s के लिए आप बताते हैं कि उनके लिए जो है इन्वेस्टमेंट का तरीका अलग होगा। सो समवन हु इज इन द एज ऑफ लेट्स से 20 to 30 के एज ग्रुप में है, और एक जिन्होंने थोड़ा लेट 40 to 50 के एज ग्रुप में शुरू कर रहे हैं, उन दोनों की प्लानिंग में क्या डिफरेंस आपको लगता है होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए? That's a fabulous question and simple thing to understand and most of us will ignore। इसे कहते हैं हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो मैं 20 साल के उम्र में मैं नौकरी शुरू करता हूँ, इवन 5,000 रुपए कैन गिव मी 12% के मुताबिक 30 साल में इफ आई एम इन्वेस्टिंग, मेरा इन्वेस्टमेंट विल बिकम समवेयर अराउंड 1.8 crores और 1.82 crores रफली इफ आई कैन पुट इट। अगर से मैं 30 साल की उम्र में शुरुआत करता हूँ, ये 5,000 से मैं 10,000 भी करूँ, मेरा 1.8 crores नहीं होता है, 1.5 crores होता है। मीन्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप लेट से शुरुआत करते हो, ज्यादा निवेश करो, जल्दी शुरुआत करें तो छोटा निवेश भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के साथ कंसिस्टेंसी बनता है, आपका हैबिट बनता है। और दूसरा, मैं जो निवेशक के साथ ये देखा हूँ उनका साइकोलॉजी के साथ, जिसके कार्पस ऐसी बनता है ना, वो कार्पस बनने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। इन द सेंस दे बिकम, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम रादर देन स्पेंड थ्रिफ्ट्स, दे डोंट वांट टू स्पेंड, दे विल हैव दे विल एंश्योर देयर कैपिटल इज ओनली ग्रोइंग अप। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक मैंने एक IPS ऑफिसर का रिटायरमेंट फंक्शन में इनवाइट था, मैंने वहाँ गया था एक छोटा सा लेक्चर के लिए। एंड उन्होंने जो रिटायरमेंट, उनका रिटायरमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसे मिल रहा था, शायद 2.5 crores, उन्होंने हर महीने 20 या 25 हजार के सेव कर रहा था और बीच बीच में एडिशनल मनी 25 ईयर्स से शुरू किए थे। उनका रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया 24 crores। दिस इज व्हाट मेक्स अ डिफरेंस इफ यू स्टार्ट अर्ली एंड डोंट डिपेंड ऑन द पेंशन व्हाट यू इंटेंड टू गेट इफ यू आर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, प्रॉब्ली कीप ऑन एडिंग दैट वे। ओके, सो पेंशन पर सिर्फ आपको निर्भर नहीं रहने है, आपको अलग से भी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आपके पास सिप जैसा ऑप्शन है, आपके पास NPS जैसा ऑप्शन है, जो आपको सूट करे, जो आपको समझ में आए, वहाँ पर आप इन्वेस्ट कीजिए। जो एक मिस्टेक मैं बात करना चाहूँगी रिटायरमेंट को लेकर के, जो आप हाईलाइट भी कर रहे हैं अपनी किताब में, कि लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरा रिटायरमेंट फंड है, ठीक है, मेरे पास EPF में मैंने पूरी ज़िंदगी काम किया, अगर मेरे को पेंशन नहीं मिल रहा है पर मेरे PF में तो हर महीने जो है 12% ऑफ माय बेसिक्स इज गोइंग देयर, तो मेरे पास EPF है, मेरे बच्चे हैं, दे विल टेक केयर ऑफ मी, एंड यू सी अ बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ अ फॉल्ट लाइन ओवर हियर। Well said. I think you perfectly said, it's a hit the nail very rightly। मैंने ये कहता हूँ, लोगों के, मेरा क्लासिक, मेरा एग्जांपल पहले देता हूँ। जो डिले, रिटायरमेंट लॉन्ग पेंडिंग है, बाद में कर सकते हैं, वी नॉर्मली डोंट डू इट। इसके लिए मैं एक वहाँ और एक फ्रेमवर्क के मुताबिक बताता हूँ, जो 4D फ्रेमवर्क होता है। जो पहले डी है, जो बिगेस्ट मिस्टेक हम करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, हम लेट से शुरू करते हैं। इसके पहले हम बात करते थे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। 20 साल की उम्र में हम सोचते हैं चलो 30 साल के बाद शुरू करें। व्हेन द फर्स्ट चाइल्ड कम्स, लेट मी प्लान, देन आफ्टर दैट योर एक्सपेंसेस विल गो, देन अगेन यू डिले इट, यू स्टार्ट एट 40 एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल स्टार्ट एट 50। मीन्स पहले डी होता है प्लानिंग लेट से शुरू करना,
और दूसरा होता है लाइक अनदर मिस्टेक, हम रिटायरमेंट प्लानिंग की जो कार्पस एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपना सेविंग्स को हम ज्यादा एस्टिमेट करते हैं। ये अलग मेंटल मॉडल कह सकते हैं। ये डिफरेंट मेंटल मॉडल्स के एक डिनायल होता है। एक्सपेंसेस को अंडर एस्टिमेट करना, इन्फ्लेशन को अंडर एस्टिमेट करना और अपना सेविंग्स को ओवर एस्टिमेट करना है, ये डिनायल मोड में आता है। दूसरा आप बताए थे अभी अभी और डिपेंडेंसी के बारे में, लाइक आई मेरा बच्चा मेरा बच्ची, दे विल टेक केयर ऑफ मी। चिल्ड्रन पर रिलाई करना ठीक है, बट कभी कभी आजकल वी आर इन a changed वर्ल्ड, चिल्ड्रन आर स्टेइंग elsewhere in the world, they are may not be available to you when you need the money. I have seen many of the people in a practical experience, काफी डिफिकल्ट होता है। और एक रिटायर्ड आदमी के अंदर एक सेल्फ एस्टीम होता है, वो बच्चों से नहीं पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं कभी कभी कहता था कि दो चीज याद रखना है, आपकी बच्चा आपके लिए रिटायरमेंट प्लान नहीं बने, और आप आपका बच्चा के लिए और बच्ची के लिए आप इमरजेंसी फंड मत बनो। मीन्स डिपेंडेंस के कम करो, इंडिपेंडेंस की शुरुआत करो। और फोर्थ डी के बारे में बात करता हूँ कि एक डिसऑर्डर होता है। हम प्लान बनाते हैं, कभी भी प्लान को रिव्यू नहीं करते हैं। कभी जो मार्केट में निवेश करते हैं, मार्केट नीचे आ गया और अपना कार्पस कम हो जाता है, दर मार्केट ऊपर आ गया, वी विल बिकम ओवर एंथुजियास्टिक। एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, कभी कभी मैं वो हेरा फेरी मूवी देखना चाहता, मूवी में देखता हूँ ना कभी, ऐसी लगता है रिटायरमेंट प्लान कभी भी हेरा फेरी मूवी जैसा नहीं होना चाहिए। वन रॉन्ग स्टेप होता है और पूरा सर्कलस की केयास। ओके, सो 4D, डिनायल, डिले, डिनायल, डिपेंडेंसी एंड डिसऑर्डर, ये जो है इन चारों चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है रिटायरमेंट प्लानिंग में। सर, आपके ये एक्रोनिम जो है बहुत इंटरेस्टिंग है और आप बहुत पॉपुलर हैं अपने इन एक्रोनिम्स के लिए। तो एक ऐसा एक्रोनिम जो आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जो है हमको आप प्रेरित कर सके कि ये इसलिए ज़रूरी है, तो एक एक्रोनिम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लोगों को आगे आने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहता हूँ, ये गोल्डन एज प्लान कहते हैं ना हम रिटायरमेंट की, जो रिटायरमेंट को एज कहते हैं हम गोल्डन एज। अनफॉर्चुनेटली गोल्डन एज प्लान है ये, बट ये अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उसका जीएपी है, ये अपने सबके लिए गैप हो जाता है। फर्स्ट चीज, अभी नहीं, एक गैप को कैसे फिल करना है। दूसरा मैं कहता हूँ गोल्डन एज का आपकी गोल्ड कैसे निकाल सकते हो, यू हाउ यू कैन मेक इट इज द मोर गोल्ड आउट ऑफ इट। इट इज लाइक जी के माने यू नीड टू लुक एट गुड हेल्थ, पहले यू फोकस ऑन गुड हेल्थ। एंड ओ के माने ऑप्टिमाइज योर फाइनेंसेस इन सच ए वे दैट यू आर रिटायरिंग पीसफुली। और एल होना चाहिए योर लाइफस्टाइल, और साथ साथ योर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। शायद आई वॉज रीडिंग दिस बुक ऑफ लिंडा ग्रैंटन, 100 years work life. If the child is born today, he or she may work for 100 years, not 100 years work life. That's the lifespan is expanding. Can you look at your lifestyle whether you can sufficient L होता है। और D, like one is a disciplined way of investing होता है, और दूसरा D हो सकता है आपका deep connections to make your retirement better, because your connections with the people, then you are a purpose for which you are retiring. सो सर, अगर मैं कहूँ कि आपको क्या लगता है कि हम इंडियन सबसे बड़ी बात क्या मिस कर जाते हैं रिटायरमेंट की, जो आप अपने इस मैनिफेस्टो के ज़रिए हमें बता रहे हैं, अपनी इस बुक के ज़रिए, जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि ये अभी आपको करना ही है, देयर इज़ कोई इसमें नेगोशिएशन नहीं चलेगा, कोई आप इसको आप पुश बैक नहीं कर सकते हैं? पहले निवेश शुरू करो, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मीन हम जो एसआईपी की बात चलते हैं देश में ना, इट्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके मुताबिक मैं करता हूँ, एस के मुताबिक स्टार्ट अर्ली, शुरुआत तो करो। और आई इज इन्वेस्ट रेगुलरली। P is, you can have that mindset to have investing perpetually, for lifetime. Not that, today I'll invest and tomorrow I forget. Make that SIP part of your life. बट राव सर, आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल से कि भाई अभी मैं यंग हूँ, मैं इतनी जल्दी क्यों रिटायरमेंट के लिए चिंता करूँ, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। क्यों आप कह रहे हो अभी तो मैं अभी मुझे घूमना है, मुझे महंगा फ़ोन चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है, और आप बोल रहे हो कि शुरू करो, जल्दी शुरू करो। तो अभी तो टाइम है, थोड़ा सा टाइम रुक जाते हैं, फिर शुरू कर लेंगे। बिल्कुल सही है। आई मीन मैं इसीलिए मैंने एक लैंग्वेज की, आई चेंज्ड माय लैंग्वेज व्हेन आई एम टॉकिंग टू द यंगस्टर्स। आई एम नॉट आस्किंग देम टू सेव फॉर रिटायरमेंट,
invest for retirement. You can keep retirement is also your spending plan. All that you need to do is 10% of your money. If you can look for your future, then you are done. 90% of money is still available for you to enjoy everything in your life. Change your mental framework. If you are getting 100,000 rupees, think that you are getting 90,000, and why don't you save that 10,000 rupees? That can give you a huge corpus later. And you are investing today for that 10,000. Tomorrow that can be a decent retirement corpus for you. Okay. So, what is your mantra for happy retired life, Rao sir? Yeah, it's like, when you said earlier for the youngsters, like, I'm very impressed with this movie called Zindagi Na Mile Dobara. Like, they want to spend. But for you at the retirement, Zindagi Na Mile Dobara, that's the most important part when you look at the happy mantra for the retirement. And the mantra for the retirement I look at is like, it's like this is again put it in a framework of a typical one wonderful framework which I call you can call it as a 3P framework. One, retire for a purpose, whatever the I mean money is one part of it, any of your plan for it. And second, like, look for the people. Connection makes a lot of difference. I had a professor in Harvard. This man is little over 85 years, and he is teaching over last 60 years. But he has a purpose to teach. I mean, मैंने एक बार बात कर रहे थे कि लाइक सर, आप वो 70 साल के पहले जो केस स्टडी बनाया, अभी वो केस स्टडी सेम बनाए, तो आप क्या कर रहे हो? नहीं, the entire thing has changed. My purpose is how you guys have changed, then I am going to change the teaching. Means he got that purpose to live. And I can take from Indian context, is my role model, Dr. APJ Abdul Kalam. I mean, he had a big purpose, and when even on the last day he was working for it. Have that purpose so that you live happily. That's the second one. First one is a purpose. Second one is a people. I mean, your network, your connection, your relation, your social network. I'm not talking about your Facebook friends, but I'm talking about your close network where which you are working. And third one is physical and emotional being. Your then that could be a right mantra once you plan for your finances. ओके, It सो is a 3P फ्रेमवर्क ऑफ राव सर इज समथिंग जो कि आप भी फॉलो करके इसे इजीली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच राव सर फॉर दिस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन ऑन रिटायरमेंट. और साथ ही में और डिटेल में इन्हें समझना है तो सर की किताब भी ज़रूर पढ़ें, और सर को हम ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे और उन्हें बुलाते रहेंगे कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के लिए. बहुत शुक्रिया आपका राव सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए. Thank you so much, Priyanka. I'm very glad. Hopefully, I've done some justification. शायद मैं मैं हिंदी में बात करना थोड़ा सा प्रयास तो किया हूँ. नहीं, बहुत अच्छी प्रयास थी सर आपकी ओर से. हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शक इससे जो काम की बात है वो निकाल पाएंगे. बहुत धन्यवाद आपका. आप लोग जो हमें सुन रहे थे, अपने रिएक्शन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और देखते रहिए मनी 9. आज के लिए इतना ही. ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा पॉडकास्ट फिर हाजिर रहेगा अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ. आज के लिए इतना ही. बाय बाय.